अस्सलाम वालेकुम। आज खबरों के लिहाज से बड़ा हंगामा खेज दिन रहा। एक तो भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव ने आर्मी चीफ के सामने रहम की अपील दाखिल कर दी और एक मरतबा फिर से उसने इकरार किया है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने में वो किस तरह से मुलव्वस रहा और उस पर उसने नदामत का इजहार भी किया है। कुलभूषण जाधव की जो पहली अपील है वो मिलिट्री एपेलेट कोर्ट मुस्तरद कर चुका है। अगर यह अपील भी मुस्तरद हो जाती है तो फिर उसके पास वाहिद कानूनी रास्ता सदर पाकिस्तान से अपील करना होगा। इसके साथ ही इस भारतीय जासूस का एक और एतराफी वीडियो भी आज जारी किया गया जिसमें उसने बड़ी तफसील के साथ बताया है कि किस तरह से वो पाकिस्तान में बलोच अलहदगी पसंदों और मजहब के नाम पर दहशतगर्दी करने वालों को भारतीय इमा पर जो है वो इस्तेमाल करता रहा। इस एतराफी बयान में उसने पाकिस्तान में फिरका वाराना दहशतगर्दी और हाई प्रोफाइल केसेस जिनमें चौधरी असलम का केस भी शामिल है उसको अंजाम देने में भी अपने किरदार का एतराफ किया है। उसका यह भी कहना है कि इन तमाम कार्रवाइयों का मकसद सीपैक को रोकना था और सारा जो फोकस था वो कराची और बलोचिस्तान ही था और इन तमाम मामलात के ताने बाने मोदी के वजारत उस्मा के संभालने से जुड़े हुए हैं। दूसरी जानिब पानामा केस की जो जीआईटी है उसका काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। आज अदालत में तीसरी कारकर्दगी रिपोर्ट पेश हुई जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जीआईटी को 10 जुलाई तक हतमी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया है। इस रिपोर्ट में भी हुकूमत को ये जो तीसरी रिपोर्ट है फिर से आड़े हाथों लिया गया। इस रिपोर्ट में बताया गया कि एफबीआर भी वो भी पानामा केस की तहकीकात से मुतालिक रिकॉर्ड नहीं दे रहा। तहकीकाती टीम के सरबराह वाजिद ज़िया ने यह भी अदालत को बताया कि जो एससीसीपी जो कि पहले ही जो है इट वाज इन हॉट वाटर्स उसने भी रिकॉर्ड मुकम्मल फराहम नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट इस पर खासी बरहम नजर आई और कहा कि एफबीआर, एफआईए और आईबी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स किए कि इदारे ताउन नहीं कर रहे। जस्टिस अजमत सईद का यह कहना था कि इसके असरात अच्छे नहीं होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि जो रिकॉर्ड चाहिए उसकी फहरिस्तें दी जाए और अटॉर्नी जनरल से कहा जाएगा कि वो इस रिकॉर्ड की दस्तयाबी को यकीनी बनाए। एक और पेशरफ्त यह भी हुई कि सरबराह जीआईटी वाजिद ज़िया की तैनाती के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त भी आ गई और उसमें यह कहा गया है कि वो उनका जो शरीफ खानदान के साथ रवैया है वो जानिबदाराना है और साथ ही साथ तहरीक इंसाफ जो है उसकी कानूनी मुश्किलात भी जो है वो बढ़ती जा रही हैं। एक तो आज वो फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से फिर से जवाब जमा कराने में नाकाम रहे तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को भी इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिया गया है। दरखास्त जो दायर की गई है उसमें मौकफ यह है कि इंतखाबात गैर शफाफ थे और पार्टी आइन के खिलाफ हुए थे। सारी सूरत में कुछ बड़े आम सवाल आते हैं। एक तो यह कि जीआईटी के हवाले से जो इदारों का अदम ताउन है, क्या मुस्लिम लीग नून अपने लिए कोई नया गड़ा खोद रही है? दूसरा सवाल यह कि जीआईटी के सामने जो हल तलब मामलात हैं जिनमें कतरी खत भी शामिल है, अब टाइम क्योंकि बहुत कम बचा है तो इसकी तहकीकात किस तरह से होंगी? तीसरा सवाल जो कि बड़ा अहम है, जो डेडलाइन दी गई है, क्या जीआईटी इस मुद्दत में इन तमाम मामलात को समेटते हुए ये जो अदम ताउन हो रहा है, ये जो हालात बने हुए हैं, इसमें अपना काम पूरा कर पाएगी या नहीं? और चौथा कि तहरीक इंसाफ के जो कानूनी मामलात हैं, क्या ये पार्टी भी किसी कानूनी मुश्किल में फंसने जा रही है? इस पर बात होगी। इन दोनों इश्यूज पर, एक तो कुलभूषण जाधव वाले इशू पर, दूसरा जीआईटी से जुड़े मामलात पर मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करा दूं। जफर अली शाह साहब सेनेटर रह चुके हैं, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। इसाक खाकपानी साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमारे साथ लिंक के जरिए लाहौर से मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। सेनेटर सलीम मांडवी वाला साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो हमारे साथ कराची से लिंक के जरिए मौजूद हैं। आप तीनों साहब का बहुत शुक्रिया। मैं पहले बात करना चाहूंगा कुलभूषण जाधव वाले मामले पर। जफर अली शाह साहब, आप सर क्योंकि लॉयर भी हैं, कानूनी मामला भी इसमें कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, इसको किस तरह से देखते हैं? रहम की अपील और फिर उसके जो एतराफात हैं, इस पर आगे क्या होना चाहिए? देखिए जी, होगा क्या उसका तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन आपका सवाल बड़ा जायज़ है कि क्या होना चाहिए इसमें। कुलभूषण साहब चूँकि पिछले डेढ़ साल के करीब हो चुका है, ये हमारे मुल्क के अंदर ऐसी सरगर्मियां करते हुए पकड़े गए जिनका डायरेक्ट तल्लक हमारी सिक्योरिटी से, डिफेंस से और मुल्क की सलामती से। इंडियन फोर्सेस के ये गजटेड अफसर हैं
कन्फेशन इन्होंने वॉलंटरीली की है। ट्रायल इनका अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द लैंड जो पाकिस्तान का उसके मुताबिक हुआ है। सज़ा हुई है इनको, सज़ाए मौत हुई है इनको। और आज ही की खबर के मुताबिक उनकी अपील जो है वो भी एग्जॉस्ट हो गई है। मतलब मिलिट्री अपीलेट कोर्ट है वो। और जिस तरह आपने फरमाया, और आज की खबर है कि इन्होंने अपील भी रैम की कर दी है, जिसमें मैं कोई फोर्स नहीं देखता। मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन जितना बड़ा चार्ज है उनका, उन पे जितनी बड़ी सज़ा है और फील्ड कोर्ट मार्शल की सज़ा है, मैं नहीं समझता कि उनकी किसी तरीके से भी कोई रैम की अपील बनती है, या उसमें कोई किसी तरीके से भी कोई रैम का ज़रा बार भी कोई शैबा नज़र में मुझे नहीं आता कि जो जिस शख्स ने कन्फेशन किया है, जिस शख्स ने हमारे मुल्क के अंदर हमारे मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की है, इंसानी कीमती बेगुनाह जाने ली हैं मतलब है। और आज अभी जिस तरह आप फरमा रहे थे कि उसका सेकंड किस्त उसकी कन्फेशन जो आई है, और बड़ी डिटेल्ड है, बहुत डिटेल्ड है और कम्प्रिहेंसिव है। और जिसमें उसने यहाँ तक भी कहा कि फिर का वाराना जो फसादात या वो भी मैंने कराए और कराने की कोशिश की है। मतलब इस कन्फेशन के बाद जो कि डायरेक्ट स्टेट के खिलाफ है, वो किसी ABC के खिलाफ नहीं है, मतलब किसी स्टेट पावर के खिलाफ नहीं है कि वो हम ये कहें जी कि वो हुकूमत को गिराना चाहता था, या हम ये कहेंगे जनाब किसी और ऑफिस होल्डर को गिराना चाहता था। ये सरगर्मियाँ वो हैं जो डायरेक्टली अगेंस्ट दी स्टेट हैं, रियासत के खिलाफ है। अब रियासत के खिलाफ होने वाली इस किस्म की हीनियस ऑफेंसेस जो हैं, मैं नहीं समझता कि उनको माफ करने की। आपको लगता है कि इसमें कोई गुंजाइश रहम मैं की जो है यही वो बात कोई अब करने लगा हूं कि अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान माफ करना चाहे भी तो नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक, ये मेरा ओपिनियन। राइट। इसाक आकवानी साहब, ये जो दूसरी कन्फेशनल वीडियो है और जिसमें बड़ी तफसील के साथ इन सारी चीजों के बाद ये मामला और ज्यादा सीरियस हो गया और फिर साथ इसकी रहम की अपील का आना, क्या आपकी नजर में कोई गुंजाइश निकल सकती है? क्योंकि कहा जाता है कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात भी इस केस से जुड़े हुए हैं और उन पर बड़ा फर्क पड़ सकता है। जी मेहरबानी। देखिए, गुजारिश ये है कि ये जो सिलसिला है ना, हज़ारों साल से मुल्क एक दूसरे पर जासूसी करते रहते हैं और जासूसी के अपने अपने लोगों ने कानून बनाए हुए हैं, अपने ममालिक ने अपने हिफाजत के लिए, और ये उसका हिस्सा है। और ज़्यादातर लोग ये करते थे कि जी आपके यहाँ उस मुल्क से उनके अपने सिटीज़न जो हैं उनको अपने पे रोल पे रख के वहाँ से उनसे जासूसी कराते हैं। तो मगर जहाँ उन्होंने इस तरह फ़र्क ये है कि उन्होंने अपना आदमी भेजा जो उनकी नेवी का एक अफसर है, वो आकर यहाँ पर जासूसी कर रहा था और फिर पकड़ा भी गया और उसके ऊपर केस चला। नेचुरली अगर उसके बहुत सारे शवाहिद अब ट्रायल कोर्ट के पास होंगे जो कि एक मिलिट्री कोर्ट होगा और उसने ट्रायल किए होंगे, क्योंकि मुल्क के अंदर हिफाजत जो मुल्क की है वो उसके ऐसे कानून हैं ताकि भी जल्दी फैसले हो जाएं। और अब तो है सिर्फ वो एक राह अख्तियार कर रहे हैं कि जी उनकी सज़ा में कोई तखफीफ हो जाए, ताकि भाई उनको अगर फांसी की सज़ा उन्होंने सुनाई है तो वो भाई उसकी कोई लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाए या उसकी कोई अपना जो कैद है इसके अंदर कोई रियायत मिल जाए। अब उसका जब कन्फेशनल स्टेटमेंट आ गया तो वो तो पिछला केस तो ख़त्म हो गया जहाँ पर वो उनके खिलाफ ट्रायल हुआ। अब तो ये बात यहाँ होगी कि इसने वॉलंटरी एक दिया है और यहाँ पर हिंदुस्तान के लोग कहेंगे और उनकी हुकूमत कहेगी कि इन्होंने हुकूमत ने उसके ऊपर ज़ोर देकर उससे कन्फेशनल स्टेटमेंट लिया है और उसकी वीडियो बनाई है। ये इसको मुतनादा बनाने की कोशिश करेंगे, मगर बात यह है कि जब इंसान की अपनी ज़िंदगी के अपना एक दाव पे लगी हो तो वो तो ज़िंदगी को बचाने के लिए कोशिश करेगा ना जनाब। अच्छा, ठीक और है। वो अब यहाँ पर इसको हमारे भी एक मसला है कि हम अपने मुल्क के अंदर एक लोग इतनी तखरीबकारी करें
और तखरीबकारी से फिर एक फ़िरका वारियत भी करें और फिर एक हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहा हो उसको भी नुकसान पहुँचाने के लिए वो कोशिश और गैर मुल्क का आलकार बने, तो उसकी सज़ा तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। वरना तो अगर सज़ाएँ कम होती जाएँ तो लोगों का हौसला बढ़ जाएगा, वो अपने हमारे मुल्क का नुकसान करेंगे और हमारे जो दुश्मन हैं उनको भी एक मौका मिलेगा कि वो और इससे बढ़कर काम करें। और ये हमेशा ऐसे होता रहा है कि जी चूँकि बड़ा मुल्क है हिंदुस्तान, लिहाजा वो हमारे पे असरअंदाज होकर अपने ज़राए इस्तेमाल करके, और हो सकता है उनके हुकूमत में भी कोई उनकी थोड़ी बहुत ही कोई सुनने वाला बात हो तो वो उसको इस्तेमाल करेंगे, या आपके साथ कोई बारगेन करेंगे कि हमारा ये आदमी छोड़ दें, हमारे पास कोई लोग हैं वो हम आपको वापस कर देते हैं। वो इस किस्म की बाद में बातें होंगी, मगर इसकी अपील जो है वो तो रिजेक्ट होनी है। अच्छा। चाहे आप जो भी कहें कि हुकूमत, ठीक है, मगर आप भी ये कह रहे हैं कि सर इसमें कोई गुंजाइश नहीं दी जा सकती किसी भी तरह की? गुंजाइश होगी नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। मांडवी वाला साहब स्टेटमेंट के बाद जी ठीक है, मांडवी वाला साहब वेरी क्विकली, आई हैव टू टेक अ ब्रेक, मगर आपकी क्या राय इस पर, आगे क्या पेशरफ्त क्या होनी चाहिए? देखें जी, हमारा तो स्टांस बड़ा क्लियर है और हमारी पार्टी का भी कि ही वाज नॉट ओनली अ स्पाई, ही वाज आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू ऑल द टेररिज्म दैट वाज टेकिंग प्लेस। एक आदमी आपके मुल्क में टेरर फैला रहा है, आपके लोगों को मार रहा है और लोगों कॉन्स्पिरेसीज कर रहा है, आप क्या बात कर रहे हैं कि उसकी आप अपील सुन लेंगे? यार आप मतलब ये किस मुल्क में होता है भाई? आप मुझे ये तो बताएं कि आपके मुल्क में वो आदमी कब से तबाही कर रहा है और आपके लोगों को मार रहा है और अब आप उसकी अपील सुनेंगे रहम की? किस बात का रहम यार? आप उन लोगों से पूछें कि जो इस टेररिज्म के विक्टिम्स बने होंगे, आप उन लोगों से पूछें कि जो जिनकी फैमिलीज तबाह हुई होंगी इस टेररिज्म में, अब आप उसकी रहम की अपील की बात कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस पे कोई कंसिडरेशन होनी चाहिए किसी किस्म की भी। इस पे डिबेट भी जो है वो, मेरा नहीं ख्याल इस पे डिबेट भी जस्टिफाइड है। मैं राइट, मुझे सर एक ब्रेक ले, किस बात की डिबेट यार? ये तो आप एक क्रिमिनल को जो है उसकी अपील सुन रहे हैं रहम की। अरे यार आपको रहम याद नहीं आया जब आप ये टेररिज्म फैला रहे थे? उस वक्त आपको रहम याद नहीं आया? अब किस बात का रहम मांग रहे हो यार? सही, ठीक है, राइट सर। मुझे सर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो गुफ्तगू करेंगे, बात होगी GIT के ऊपर। और GIT में जो क्या इदारों का जो अदम ताउन है, ये बड़ा आम नुक्ता है कि क्या ऐसा तो नहीं कि इस अदम ताउन की वजह से मुस्लिम लीग नून अपने लिए कोई नई मुश्किल, पनामा केस तो है ही है, मगर क्या कोई नई मुश्किल खड़ी कर रही है? इस पर बात होगी, इस ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। GIT का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। तुम्हें रिपोर्ट अब 10 जुलाई तक पेश करनी है। क्या काम पूरा कर पाएगी GIT या नहीं? जफर अली शाह साहब, मैं मैंने सवाल पहले उठाया था कि ये जो इदारों के टकराव की कैफियत पैदा की जा रही है, IB, SCCP, FBR, क्या ऐसा तो नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जो इस पर रिमार्क्स आ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम लीग नून पनामा वाली मुश्किल तो है ही, मगर अपने लिए कोई और नई मुश्किल जो है वो खड़ी कर रही है? पहले भी होती रही, जैसा गिलानी साहब के लिए मुश्किल खड़ी हो गई थी एक और मामले पर। रहमान साहब, पहले तो मैं ये याद कर लूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई इससे तलक लेना देना नहीं है। ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक्यूज है, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग कोई गवाह है, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग पर कोई चार्ज है, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पनामा में कोई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक अलग, आई स्टैंड करेक्टेड। ये आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग से मुतल्लिका एक आदमी, अगर मैं कोई किसी जुर्म में राइटली या रंगली इन्वॉल्व हो जाता हूँ, डजंट मीन कि भाई पूरी पार्टी ठीक हो गया। तो इसमें मियाँ साहब की फैमिली जो है वो गलत या सही इन्वॉल्व है उस पनामा का एक्सपोजर जो हुआ है पूरी दुनिया में। मतलब अब आपने अदारों के बारे में कहा और ये GIT के बारे में कहा। अब जो खबरें आई हैं, ये हमें खबरें आपके जरिए पता चलती हैं किसी का, और जो कुछ GIT ने ये कहा है, एलिगेशन लगाया है कि अदारे हमारे साथ तावन नहीं कर रहे। मतलब अब इसका नुकसान भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मियाँ साहब के नादान दोस्तों को समझ लगती है या नहीं लगती, लेकिन बड़ी वाजब बात है कि इसका नुकसान भी मियाँ नवाज शरीफ साहब को ही होने का एहतमाल है, चूँकि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री वो हैं।
जो अदारे हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके मातहत हैं, और उधर वो JIT जो है प्रोब कर रही है, वो उन्हीं के बारे में कर रही है। मतलब तो बड़ा सिंपल है कि वो इन्फ्लुएंस ड्रा किया जा सकता है कि ये इनके कहने पे जो है वो ये इदारे ऐसा कर रहे हैं। चाहे उन्होंने ना भी कहा होगा, मतलब यानी इदारे खुद ही, लेकिन इन्फ्लुएंस। कल को कोई अदालत में ऐसी दरखास्त जा सकती है कि जिसमें ये कहा जाए कि मियां साहब के चीफ एग्जीक्यूटिव के कहने पर जो है वो इन इदारों ने जो है वो ताउन नहीं किया। अदालत में अभी अदालत तक भी बात पहुंच चुकी है। JIT जो कह रही है अदालत को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, जिसके बिहाफ पे वो इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को यही कहा है, ये हमारे, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी बार बार कैटेगरिकली ये कहा है कि ये बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मतलब ठीक, तो इसलिए ये तो एक क्लियर है। तो आप इस बात से एग्री करें कि ये हुकूमत के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है ये मामला? बहुत मुश्किल चीफ एग्जीक्यूटिव साहब के लिए, मियां नवाज शरीफ साहब के लिए और उनके फैमिली के लिए। अच्छा, राइट। मानवीवाला साहब, सर ये FBR वाला मामला आया आज, उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड का जो है वो कुछ पता नहीं चल रहा। आप सर क्योंकि इन मामलात को जरा अच्छी तरह से समझते हैं, क्या ये कहा जा सकता है कि इस केस से जुड़ा जो रिकॉर्ड है जो FBR के पास होना चाहिए, FBR कहे जी कि हमें तो रिकॉर्ड मिल नहीं रहा? देखें, ये पहली दफ़ा नहीं है कि FBR ने सुप्रीम कोर्ट के सामने या JIT के सामने झूठ ना बोला हो। तो ये तो एक इदारों का हमेशा काम ये है कि क्वेश्चन को अवॉइड कर जाएं, क्वेश्चन को डिफ्लेक्ट कर दें, क्वेश्चन को किसी तरीके से ऐसा जवाब दें कि उसका कोई रिजल्ट ना निकले। ये तो एक इनकी कुछ ट्रेनिंग ही ऐसी है कि जब ऊपर से ऑर्डर आए तो किसी तरीके से अपने हुक्मरानों को प्लीज़ किया जाए। तो ये तो बड़ा शुरू से, और मैं आपको बताऊं, सबसे पहले पैनामा केस को हमारी कमेटी ने टेकअप किया था। जिस दिन पैनामा की न्यूज़ आई है ना पाकिस्तान में, उसके मेरे ख्याल 3-4 दिन के बाद सेनेट फाइनेंस कमेटी ने इसको टेकअप किया था, और उसी में ये प्रूव हो गया था कि इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। ये जो अक्यूज्ड हैं या तो वो आके खुद अपनी सफाई पेश करें, अदरवाइज अगर आप ये कोशिश कर रहे हैं कि इदारों के थ्रू या कोई गवर्नमेंट मशीनरी के थ्रू इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, तो ये बिल्कुल नामुमकिन है। ना हमारे पास मेरा जो सवाल था वो ये था कि देखिए रिकॉर्ड ना पेश करने की वजह क्या हो सकती है? क्या ये इंटेंशनल है, जिस तरह से जफर अली शाह वजह यही हो सकती है कि आप लोगों को बचाना चाह रहे हैं, या फिर है ही नहीं है, उनका रिकॉर्ड नहीं देना चाह रहे। अच्छा, और क्या वजह हो सकती है रहमान? ठीक, राइट। इसहाक अकवानी साहब, आप सर इस पे क्या कहते हैं? क्या वाकई कोई हुकूमत अपने लिए कोई नया गड़ा खोद रही है? मैं अर्ज करूँ, इसमें एक चीज़, दो चीज़ें बड़ी साबित हुई हैं। एक ये कि ताकतवर लोग जब बैठे हों, उनके नीचे इदारे मफलूज हो गए हैं। वो इदारे वहाँ पर उन्होंने अपने आदमी लगाकर उनको बिल्कुल एक अपने ज़ाती फीफडम बना दिया है। तो वो किसी सूरत में किसी जज साहब का या किसी और का बिल्कुल तावन करने से वो इनको गुज़ेर करेंगे, और वो गुरेज करके अपनी लॉयल्टी दिखाएंगे उस आदमी के साथ जिसने उनको अपॉइंट किया है। उनकी जो लॉयल्टी है वो हुकूमत पाकिस्तान या स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ नहीं है जो पहले इदारों की हुआ करती थी। अब वो सिर्फ ज़ाती एक उनका ताल्लुक़ रह गया है, उसको वो निभाएंगे। सुप्रीम कोर्ट क्या उनके खिलाफ क्या कोई स्ट्रिक्चर पास करेगा, कोई उनके खिलाफ कोई एक आध कोई चार्जशीट उनके खिलाफ कर देंगे, तो फिर क्या होगा? वो जाएगी प्राइम मिनिस्टर के पास, वो जाएगी सदर पाकिस्तान के पास, वो अपीलें उनके हक में हो जाएंगी, वो अफसरान वहीं के वहीं रह जाएंगे। टेम्परिंग वाले केस में तो FIA ने एक अलग से कमेटी बना दी है। टेम्परिंग वाले केस में दूसरी जी मैं अर्ज करूं, FIA के केस पहले भी चला है, और उन्होंने जो अपना असगर खान का फेमस केस है, उसके अंदर भी उन्होंने अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। जब तक हुकूमत के अंदर लोग बैठे रहेंगे जनाब, कुछ नहीं होगा। एक दूसरा, आप देखें कि इमरान खान ने कई दफ़ा इस बात को बावर कराया है हर फोरम पर कि जब तक ये लोग होंगे इनका कोई सद्देबाब नहीं हो सकता। जब इनको हटाया जाएगा, यही बंदे जो आज कह रहे हैं कि रिकॉर्ड नहीं आए, एक कहेंगे कि जी हमारे पास तो संदूक भरे हुए हैं, हमें तो इजाज़त नहीं थी, हमारे साथ लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे थे।
आज सिवाय इस वक्त FBI और FIA और अपना बाकी जगह देख लें, SCCP, सब जगह पर ये रुकावट है। नैब का देख लें कि नैब के अंदर सबसे ज़्यादा रुकावट है, जिसका ये असल काम है। ये ना GIT बनने की ज़रूरत थी, ना सुप्रीम कोर्ट को बीच में आने की ज़रूरत थी। अगर नैब अगर अहल होती और अपने साथ मिल के इंसानियत के साथ और अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम करते और कानून के दायरे में रह के काम करते, कोई आदमी मगर सर अब इसमें एक और नई लाइन जो हम सुन रहे हैं जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से, मैं शाह साहब आपकी राय जरा इस पे चाहता हूँ। वो कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो पनामा केस का मामला है, ये करप्शन का केस नहीं है। ये बारहा जिक्र किया है पिछले 2-3 दिन से मुस्लिम लीग नून के जो वज़रा है उन्होंने ये बार बार ये चीजें कही हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा ये करप्शन का केस नहीं है, ये निजी कारोबार का, निजी कारोबारी मामलात का जो है वो एक इशू है, जिसको जो है वो करप्शन के केस के तौर पे पेश किया जा रहा है। आप क्योंकि सर वकील हैं तो इसलिए मैं आपकी राय मैं इसलिए मैं भी वकील जो मैं सही बात समझता हूँ। ये देख रहे हैं, और आप साफ़ी हैं माशाल्लाह, सीधे साफ़ी हैं, और साफ़ियों की ये उन्हीं की ज़रिए और उन्हीं की वजह से ये बार एक्सपोजर हुआ है। इसका मतलब देखें, ये कारोबारी है, और अगर कारोबारी भी है तो वो है जो केस को छोटा मोटा देखा है हमने, मतलब तो उसमें ये कारोबार बहुत सारे इनकी जायदादें ये वो शो नहीं की, क्योंकि जब नॉमिनेशन पेपर हम भरते हैं तो वहाँ लिखना पड़ता है अपने आपके एसेट क्या है, स्पाउस की क्या है, बच्चों के क्या है, वगैरह वगैरह। ये ले दे के करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का ही बनता है। मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग भी करप्शन है। तो ये निजी कारोबारी मामला नहीं है। नहीं, निजी कारोबार देखे जी, निजी कारोबार में मैं मुल्क का आधा खजाना लूट के तो जाके निजी कारोबार खोल लेता हूँ, दुकान खोल लेता हूँ आड़त की, या कोई फैक्ट्री लगा लेता हूँ गन्ने की या शुगर की, तो वो ये मैं कहूँ नहीं, ये तो कारोबार की है, मतलब भाई। अच्छा, आई गॉट योर रिस्पॉन्स। मैं इसी पे सलीम मांडवी वाला साहब और इसहाक अकवानी की राय चाहूंगा इस ब्रेक के बाद, मगर हम वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। पनामा केस की जो GIT है उसकी तीसरी कारकर्दगी रिपोर्ट, उस पर बात हो रही है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। सलीम मांडवी वाला साहब, ब्रेक के दौरान ही हम ये टिकर देख रहे थे। खान साहब ये कह रहे हैं कि 2017 जो है वो इलेक्शन का साल है, यहाँ पर जो है माहौल बड़ा टेंस हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे खुलकर फैसला हो चुका है इदारों के दरमियान जो है वो महाजराई का। क्या आपको भी लगता है कि हालात वाकई इतने गंभीर और इतने खराब हैं कि अर्ली इलेक्शन भी हो सकते हैं? देखिए, उस पर तो मैं कमेंट नहीं कर सकता कि नवाज शरीफ के जाने के बाद विल दे डिसॉल्व द असेंबलीज एंड गो फॉर इलेक्शन, या वो नया प्राइम मिनिस्टर रखेंगे और कंटिन्यू करेंगे। मेरा नहीं ख्याल के इलेक्शन होंगे। तो आप जाता हुआ देख रहे हैं? उसकी मैं आपको वजह बताऊं रहमान साहब, क्योंकि मार्च में 18 में सेनेट के इलेक्शंस हैं। तो प्रेजेंट गवर्नमेंट की ये डिजायर होगी कि इन्हीं असेंबलीज से हम सेनेट को इलेक्ट करें। अच्छा, और सेनेट के इलेक्शन के बाद शायद ये किसी वक्त भी इलेक्शन करा सकते हैं, बट मेरा नहीं ख्याल कि सेनेट से पहले ये कोई अर्ली इलेक्शन होने देंगे। इनकी कोशिश होगी कि सेनेट के इलेक्शन से पहले जनरल इलेक्शन ना हो। अच्छा, ठीक। और ये जो दूसरा मामला था जो इदारों के साथ महाजराई वाला, और फिर ये भी जो लाइन जो ली जा रही है, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने शाह साहब से भी सवाल पूछा कि क्या वाकई पनामा केस जो मुस्लिम लीग नून कह रही है कि ये करप्शन का मामला ही नहीं है, तो क्या वाकई ऐसा है कि ये इसको सिर्फ एक कारोबारी मामला ही समझा जाना चाहिए? वहां पर ही जो है वो चीजें इधर उधर हुई हैं। देखिए, करप्शन तो ऑब्वियसली के बगैर ये हो नहीं सकता, क्योंकि जैसे ज़फ़र साहब ने कहा कि जी मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व है, और जाहिर सी बात है आपने एसेट्स बियॉन्ड योर मींस एक्वायर किए हैं। तो देखें, जब ये चीज़ें होती हैं तो ऑब्वियसली ये करप्शन के ही थ्रू हुई हैं, या तो आप प्रूव कर दें अदरवाइज कि मेरे पास सोर्सेज थे ये सब चीज़ें ख़रीदने के, ये सारी फैक्ट्रियाँ लगाने के, मेरे पास एसेट्स थे पाकिस्तान में जो मैंने डिस्पोज ऑफ किए।
जब आप प्रूव नहीं कर सकते कोई भी मनी ट्रेल, तो जाहिर सी बात है वो तो फिर उससे करप्शन के अलावा और कोई चीज हो ही नहीं सकती। आपने 2 दफा प्राइम मिनिस्टर आप रह चुके हैं, उन दोनों टर्म में जब आप प्राइम मिनिस्टर थे और अरसे दराज से आप चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, तो ये तो करप्शन के अलावा और क्या चीज हो सकती है, आप मुझे बताएं। अच्छा ठीक है, तो खाकवानी साहब, इसमें तो मेरा ख्याल कोई ठीक है खाकवानी साहब, ये क्या वाकई कोई इस तरह की अर्ली कॉल आ सकती है जिस तरह से खान साहब कह रहे हैं? जी मैं उसके बारे में बात करता हूँ। पहले ये जो है नवाज शरीफ साहब के अपना पार्टी के वाले तो नहीं, उनके अपने खुद वो कहते हैं कि हमारा जी के ये कारोबार है, इसके अंदर हुकूमत पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं इसमें अर्ज़ करूँगा कि आप पाकिस्तान के अंदर जायज़ और नाजायज़ कारोबार में बड़ा फ़र्क है। जब जायज़ कारोबार करते हैं तो आप पर कोई कानूनी कदगन नहीं है। अगर आप नाजायज़ कारोबार करेंगे, उसकी जितनी आमद है वो आपके किसी न किसी कानूनी शिकन के ऊपर वो ज़ुमरे में आएगी। कहीं ना कहीं आपने कानून की खिलाफ वर्जी की है तो वो नाजायज़ चीज़ पकड़ी जाएगी। अगर आपकी जायज़ चीज़ है, जैसे बाकी साहबान कह रहे हैं कि वो दिखा दें, अगर जायज़ चीज़ नहीं दिखा सकते तो नाजायज़ चीज़ों को तो हुकूमत ने पकड़ना है, हुकूमत के कानूनों ने पकड़ना है, और किसने पकड़ना है जनाब? अगर यहाँ पर एक आदमी जिसकी पान की दुकान हो और सिगरेट बेचता हो, वो कल मर्सिडीज में फिरे तो लोग पूछेंगे नहीं कि भाई तुम्हारे जो एसेट्स हैं वो और जो तुम्हारा लाइफ स्टाइल है इसके अंदर बड़ा फर्क है, भाई साहब आके हिसाब दे। आप कहें नहीं जी मेरा तो कारोबार था, आपका भाई हेरोइन का कारोबार था, आपका टेक्सटाइल का कारोबार था। मैं कुछ कंपैरिजन नहीं करना चाह रहा खाकवानी साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूं, मगर अगर जायज और नाजायज की बात आती है और कानूनी और गैर कानूनी की बात आती है, तो आपका जो फॉरेन फंडिंग वाला केस है उसमें फिर आप जवाब क्यों नहीं फिर जमा करा रहे? अगर सब कुछ जायज है, सब कुछ कानूनी तौर पर हो रहा है। बिल्कुल, मैं तो यही कह रहा हूँ जी, मैं तो यही कह रहा हूँ कि आप कानूनी और गैर कानूनी, ये कहना कि मेरा कारोबार है आप मेरे से सवाल नहीं पूछ सकते, जैसे कि उन्होंने मेरे ख्याल में JIT में कहा है कि मेरा ये कारोबार है, ये कागज़ पढ़े, ये आप देख लें, मैं तो आपको और कोई जवाब नहीं दूंगा। अगर इस किस्म की बात हुई है, अगर तो ये बड़ी नाजायज़ बात है, ये आपको ख़ास तौर पे आप पर इतना मनसब है, आपका आप पर इतना एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, आपके अपने हक में है और आपकी इज्जत के खातिर, अब आपके हमेशा के लिए जो आपकी इज्जत ख़राब हो रही है उसकी खातिर आप अपना जवाब दें, ताकि आपका अपने यहाँ से जिम्मा बरी हो और आपको इज्जत के साथ सिर ऊपर करके चल सके। ये ना हो कि आप खाना काबे जाए, आपको लोग कहें चोर आ गया, अपना लंदन में सैर करने पे जाए तो लोग नारे लगाए गए चोर आ गए। ये किस किस्म की जिंदगी है जो आप यहाँ गुजारना चाहते हैं? मगर राइट सर, मगर सर आप लोगों को भी चाहिए ना फिर फॉरेन फंडिंग वाला जो मामला, उसको भी फिर वहां पर भी आप जवाब देकर उसको चैप्टर को क्लोज करें। सर मैं उसका भी कह रहा हूँ, वो भी होना चाहिए। उसके अंदर आप सिर्फ एक चीज़ तो देखें कि पाकिस्तान के अंदर जितने पार्टियां आई हैं उन्होंने इलेक्शन सरकार के पैसों से और सरकार की मदद से इलेक्शन लड़े हैं, क्योंकि पैसा जो गलत किस्म का पैसा है ये एजेंसीज के पास है, या जो यहाँ पर बड़े अमीर लोग हैं, जो बड़े कारोबार लोग हैं, वो कारोबारी लोग इनको पैसा देते हैं ताकि मुल्क में उनका असर रसूख कायम रहे। किसी के पास बड़ा बैंक ले लिया, किसी के पास एक ऑर्गेनाइजेशन आ गई, अपना ये जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस हैं लोगों के पास, वो आ जाते हैं और अगर आपको पैसे देते हैं ताकि आपके साथ असर रसूख हो। अब यहाँ इमरान खान से गलती ये हुई है कि उन्होंने बाहर से पैसे लाने के लिए एक आदमी से, पाकिस्तानियों से जो गैर पाकिस्तानी बाहर रहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों के पास जाकर $100 का एक टिकट पे बेच के उन्होंने 2 साल लगाकर पैसे इकट्ठे किए, और वो पैसे जो आए हैं वो एक ओवरसीज पाकिस्तानी जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, अगर उन्होंने पैसा दिया है और यहाँ पर आकर उससे इलेक्शन लड़ा है, ये एक तरीका वो है कि आपने ना किसी बड़े सेठ से पैसा लिया, मगर सर कानूनी तौर पर देखिए, मैं अच्छा फिर इसमें लीगल डिबेट चली जाती है, कानूनी तौर पर कहीं ना कहीं तो फिर
लकीर अबूल की मेरी गई। बात सुने, मेरी गुजारिश सुन ले ना, मेरी गुजारिश सुन ले। ये जो चीज है, अगर वहां पर अब ये केस जो है, अगर इसके पास है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है, वहां पर यही तफसील दी जाएगी और इसके अंदर जो पैसा अगर गलत आया है तो उसकी भी सजा ये है, वो पैसा कन्फिस्केट कर लेते हैं, वो पैसा जब्त कर लेते हैं। अच्छा। और दूसरा, अगर किसी से आपसे नाजायज पैसा आए, किसी मुल्कों का पैसा हो, किसी बड़ी रकम आई हो मुल्क को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उसमें नाअहली भी हो सकती है। तो ये दोनों चीजें वहां पर क्लियर हो जाएंगी। जो केस फैसला होगा, आई गेट योर पॉइंट सर, मेरे पास केस के टाइम का मुताबिक केस हो जाएगा। वेरी वेरी ब्रीफली शाह साहब, ये जेआईटी काम पूरा कर लेगी ये 60 दिनों में, 10 जुलाई की जो डेडलाइन है, या एक्सटेंशन लेंगे? क्या आपको क्या लगता है? बाउंड कर लेंगे नहीं, बल्कि इन माय ओपिनियन कर लिया है। वो कतरी वाले खत का मामले का क्या बनेगा फिर? वो तो अभी तक उस पर तो हमने कुछ सुना ही नहीं। वो उसमें भी सुना है, उनमें भी उन्होंने